इन्फेक्शन जो फ्लू वायरस कहते हैं उसके जो लक्षण होते हैं, खांसी, ज़ुकाम, ठंड लग के बुखार आना, गले में दर्द होना, हाथ पैरों की मांसपेशियों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, इसमें भी सारे सेम ही लक्षण होते हैं जो कि नॉर्मल फ्लू वायरस में होते हैं। जो दोनों तरफ का निमोनिया, दोनों फेफड़ों के निमोनिया अगर होता है तो उसमें हमें ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं कि इसमें स्वाइन फ्लू के चांसेस हैं। देखिए, जो खांसी ज़ुकाम होता है, जो नॉर्मल फ्लू होता है, बिल्कुल सेम लक्षण है, पर अगर वो 2-3 दिन में आपको आराम नहीं मिल रहा है, बुखार बढ़ता जा रहा है, सांस में तकलीफ़ आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि यही सारे लक्षण अगर ठीक नहीं होते हैं, नॉर्मल वायरल फीवर में 3-4 दिन में हो जाते हैं, अगर नहीं ठीक होते हैं तो इसमें स्वाइन फ्लू हो सकता है। दवा की ऐसी नहीं है, प्रत्येक चिकित्सा संस्थान पर हमने उपलब्धता करा रखी है और भी निदेशालय से आ जाएंगी, बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। जिस भी क्षेत्र में पॉजिटिव केस है या डेथ हो जाती है, वहाँ पर उसके परिजनों को जो रियल कांटेक्ट में रहे हैं उनको टेमीफ्लू की दवा दी जाती है और क्षेत्र में सर्वे ये नियमित रूप से चल रहा है। जो ही वैसा मामला पता लगता है टेलीफोनिकली सूचना दे दी जाती है, तुरंत उसके फॉलोअप भी आ जाती है हमारे पास। और जो भी जुकाम खांसी का रोगी और संदिग्ध स्वाइन फ्लू का रोगी आता है उसकी तुरंत जांच करें और उसको तुरंत उपचार प्रदान करें। अगर किसी को कोई स्वाइन फ्लू की जो ट्रीटमेंट की दवाइयाँ हैं वो अगर नहीं है तो वो तुरंत जयपुर मुख्यालय से प्राप्त करें। सीएम महोदय साहब ने खुद ने मीटिंग ली, फिर चीफ सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली है और इसका पूरा जायजा लेने के लिए कल माननीय चिकित्सा मंत्री जी ने मीटिंग ली, जिसमें पूरे राजस्थान भर के व्यवस्था के मरीजों की स्थिति, जिनके पॉजिटिव कितने हैं, नेगेटिव कितने हैं और जांच की सुविधा और वेंटिलेटर की स्थिति, आइसोलेशन वार्ड, सब बारे में पूरा जानकारी चिकित्सा मंत्री महोदय जी ने ली थी। ये सारे डॉक्टर्स थे जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से थे और वहाँ के हालात कैसे हैं उस बारे में जिक्र कर रहे थे, क्या इंतजाम होते हैं वहाँ पर, इस बारे में बात हो रही थी। जयपुर से मंजूर अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हैं फ़ोन पर। बताइए आपकी क्या राय है। जी सर, हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं साहब ये कहना चाह रहा था कि जो सरकार है इसकी संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। प्रदेश के अंदर जो इस वक्त महामारी का रूप ले चुके हैं स्वाइन फ्लू, सरकार को चाहिए कम से कम आज जो यहाँ के गरीब लोग हैं, ये कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उन लोगों को तो इसके बारे में मालूमात ही नहीं है। वो झोला छाप डॉक्टरों के पास जाकर के उस बीमारी को बढ़ा रहे हैं। अब जो अवेयरनेस के लिए तो कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए। शुक्रिया मंजूर अहमद साहब। बाकी बात मैं पूरी कर लेता हूँ आपकी तरफ से। डॉक्टर अग्रवाल साहब, यही एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। आप जिन 1 लाख पैम्पलेट्स का जिक्र कर रहे हैं वो राजस्थान के लिए नाकाफी पड़ते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैं सुन रहा था, एक बीमारी बढ़ जाती है और फिर जयपुर से इंतजामात को मंगवाने की बात की जाती है। क्या उदयपुर का मरीज इतना इंतजार कर पाएगा? सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में जहाँ एक रात से भी ज्यादा का सफर है, क्या हालात होंगे? नहीं, जो मैं पैम्पलेट बता रहा हूँ ये पैम्पलेट सरकार की तरफ से 1 लाख की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एनजीओ और जो संस्थाएं उन्होंने दिए हैं, ये जब स्वाइन फ्लू 2009 से है और अभी भी जनता और ये सब आप कह रहे हैं, जो बता रहे हैं कि इसके बारे में जानकारी नहीं, जबकि हर साल के अंदर इतनी तो डेथ हुई हैं और जो सरकार थी वो 2009 से इसके बारे के अंदर जागरूकता कर रही है स्वाइन फ्लू के बारे में। और फिर स्वाइन फ्लू के बारे में जो अभी जागरूकता अभी भी जो चीज़ करी है तो उसके अंदर तो किसी प्रकार का चेंज नहीं आया कि साहब बचाव के लिए ये हमको नए तरीके करने हैं या बचाव के लिए हमको ये और स्पेशल चीज़ें आ गई हैं या स्पेशल ये प्रिकॉशंस और लेने हैं। तो मैं कर रहा हूँ डॉक्टर साहब ने बताया बीमारी का रूप बदल चुका है, जो वायरस है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुका है, जो दवाइयां आप पहले से दे रहे थे। ऐसे हालात में जो रिसर्च की बात है, एडवांस सिस्टम की बात है, मैं फिर आपसे बात कह रहा हूं कि बचाव के उपाय तो सेम ही है ना। जागरूकता के बारे के अंदर तो जो 2009 था वही 2014 और जो 2015 के अंदर है, उसके अंदर बचाव के उपाय या संक्रमण कैसे आगे फैल जाता है उसके अंदर तो कोई नई अपने को पैथोजेनेसिस आई नहीं है। अब जब ये नई आई है तो वही चीज़ें हैं जो कि हम 2009 से और 2009 से लेके 2014 तक 4 साल के अंदर 3 साल के अंदर जिस प्रकार से इसकी जागरूकता पैदा करी गई है वो पूरी की पूरी जागरूकता तो चलिए मैं इस बारे में जवाब ले लूंगा कि उस दौरान क्या हुआ। बात और बताऊंगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी यहाँ से इसकी जो स्ट्रेन बदली है उसके बारे में मालूम पड़ा कि ये स्ट्रेन बदली है, लेकिन
जो दवा की इफेक्टिविटी है उसके अंदर उनका किसी भी प्रकार से ये नहीं आया है कि दवा की इफेक्टिविटी के अंदर कोई चेंज है। उसके अंदर टैमी फ्लू जो है वो इफेक्टिवनेस उतनी ही है जितनी कि H1N1 के अंदर थी, लेकिन कभी कभी ये चीज अवश्य होती है कि जो विरुलेंस होती है वो विरुलेंस अपने स्ट्रेन बदलने के साथ ज्यादा हो जाती है। डॉक्टर मयंक आप कुछ कह रहे हैं, फिर कॉलर है हमारे साथ, वो चेंज नहीं आया जी। डॉक्टर मयंक जी, मैं कह रहा था सर, आप जैसे बता रहे हैं कि विरुलेंस वही है, दवाई वही है, लेकिन ऐसा होता है कि आदमी को आप 2009 में कुछ बताएंगे 2010 में भूल जाएगा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने उस समय बताया, अभी तक वो गांव का आदमी जो एक किसान है वो भूल चुका है कि इसकी बचाव कैसे करना है? तो ये हो सकता वो है स्वाइन फ्लू को लेकर अवेयर नहीं है। जी हाँ, मेरा भूल चुका है, आप उसको रिइंफोर्स नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि 2009 से लगातार चल रही है। उसके अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सूबे के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, स्वाइन फ्लू का कहर तब भी टूटा था, मुफ्त जांच और मुफ्त इलाज आइसोलेशन वार्ड एक बने थे, उस दौरान आइसोलेशन वार्ड बने थे, वो कहां चले गए? नहीं हो रहे हैं जी। मैं बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए मैं महेंद्र जी नागौर से हैं, उनको सुन लेता हूं। महेंद्र जी, निशुल्क जांच के लिए मैं बता दूं, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब दीजिएगा। महेंद्र जी को सुन लेते हैं। जांच को 2014 के बाद 2015 में बंद नहीं किया है, 2014 में हमने तो उसका दायरा उल्टा बढ़ाया है। 2013 के अंदर जो था वो केवल बात हो रही है। मैं उसी की बात कर रहा हूं, संबंधित बात कर रहे हैं। मुफ्त जांच और मुफ्त इलाज की घोषणा करी गई थी और हुआ था, उसका क्रियान्वयन हुआ था, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए थे। आपको मालूम नहीं है, आप जो बात बोल रहे हैं वो भ्रमाक और गलत बोल रहे हैं। उस टाइम जो चलिए जनता से सुन लेते हैं। महेंद्र जी नागौर से बताइए। महेंद्र जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार कर रही है, ये टीवी में और बता रही है, अखबारों में, ये ग्रामीण स्तर पर क्या कर रही है? ग्रामीण स्तर पर कोई कैंप वैंप नहीं लगा रही है कहीं भी। जी बिल्कुल, वही सवाल घूम फिर कर आ गया। चलिए डॉक्टर अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं। SMS अस्पताल के जरिए पूरे प्रदेश में गाँव की जनता है। हमारे कॉलर जो भी है अपने अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं और अपनी बात बता रहे हैं। डॉक्टर अजीत सिंह जी आपसे जानना चाह रहे हैं, पहले तो आइसोलेशन वार्ड्स को लेकर जो काम है, आपको लगता है कि वो रफ्तार से, जिस रफ्तार से शुरुआत में होना चाहिए वैसा नजर आया? कई बड़े अस्पताल संभाग मुख्यालयों पर मैंने सुना था उस दौरान कि ICU में ही सामान्य मरीजों के साथ इन्हें भर्ती रखा गया। SMS स्तर की मैं अगर बात करूं तो आइसोलेशन वार्ड जो अभी हर साल स्वाइन फ्लू के लिए जो निर्धारित है वही पिछले 3-4 साल से हमारे पास अवेलेबिलिटी है। और जो रेशियो एडमिशन का और बेड का रेशियो है हमारे पास आइसोलेशन के अंदर अभी 15 बेडेड व्यवस्था है और ऑन एन एवरेज वहाँ पर 5 और 7 पेशेंट रहते हैं। अभी का अगर फिगर बताऊँ तो 9 पेशेंट आज की तारीख में हमारे पास आइसोलेशन वार्ड के अंदर जो स्वाइन फ्लू के नाम से निर्धारित है उसके अंदर भर्ती हैं। अभी भी हमारे पास 6 बेड वैकेंट हैं। ICU की अगर हम बात करें, क्योंकि एक टर्सरी लेवल हॉस्पिटल होने के नाते ICU के बेड हमें 7 बेड इस साल हमें बढ़ाने पड़े, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रेफरल भी कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल बर्डन की वजह से पेशेंट को रेफर होकर SMS आने पर मजबूर करता है। तो व्यवस्थाओं के लिए ऑलरेडी टर्सरी लेवल हॉस्पिटल्स, चाहे वो कोई सी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे SMS हो, चाहे जयपुर हो, अजमेर, उदयपुर हो, हर जगह व्यवस्था आइसोलेशन वार्ड और ICU की डेडिकेटेड फॉर स्वाइन फ्लू की गई है। SMS के अंदर इवन OPD अलग से चलाया जा रहा है स्वाइन फ्लू पेशेंट्स के लिए, क्योंकि धन्वंतरी OPD ब्लॉक पूर्ण रूप से निर्धारित है आउटडोर पेशेंट्स के लिए। वहीं पर ही अगर पेशेंट को अलग से स्वाइन फ्लू के पेशेंट जो सस्पेक्टेड हैं, जिनको ये लगता है कि मुझे लक्षणों के आधार पर ये बीमारी हो सकती है, वो पेशेंट मेडिसिन OPD के अंदर निर्धारित स्वाइन फ्लू OPD में आते हैं। वहां पर कंसल्टेंट क्या इसकी फैसिलिटी 24 घंटे प्रोवाइड है या फिर कुछ तय है? OPD का वक्त तय है, उसी में पेशेंट को जाना है? OPD टाइमिंग्स के अंदर 9 बजे से 3 बजे का जो अभी निर्धारित है इस मौसम के अंदर टाइम, उसके अकॉर्डिंग OPD के अंदर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। वहीं पर ही वो OPD पेशेंट जो स्वाइन फ्लू से संबंधित आते हैं उनको देखते हैं। उसके जस्ट एडजॉइनिंग हमने जांच की व्यवस्था की है। वहां पर लैब टेक्नीशियंस बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके अगर देर रात कोई बाहर से मरीज पहुंचता है उसके लिए अलग से कंट्रोल रूम इमरजेंसी के हमने अखबार के अंदर भी और पेपर में भी, प्रिंट मीडिया में भी हमने दिया है कि कंट्रोल रूम के अंदर 5 डॉक्टर्स को 3 पारियों में हमने विभाजित करके
वहाँ पर पर्टिकुलर स्वाइन फ्लू के लिए वो और किसी पेशेंट को नहीं देख रहे, न वो किसी बुखार के सिंपल को या और दूसरे मेडिसिन का पेशेंट या सर्जरी का पेशेंट, कुछ नहीं। वो केवल डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो कि स्वाइन फ्लू पेशेंट्स को देख रहे हैं। तो व्यवस्थाओं के तौर पर एसएमएस अस्पताल के अंदर कहीं कोई पेशेंट के प्रति जी नेग्लिजेंसी मैं नहीं समझता हो रही। ये एक बड़ी गंभीरता वाली बात है और सरकार इसे गंभीरता से अब लेना शुरू कर चुकी है, ये नजर भी आ रहा है। उदयपुर से सत्यनारायण जी कॉलर हमारे साथ है, बताइए। हाँ सर। जी सर, सुन पा रहे हैं आपको। सर मैं कह रहा हूँ ये इतना जो हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी अपने क्यों ले, जो गरीब जनता है उसके बेचारे का क्या होगा? बिल्कुल, बार बार गरीब का सवाल आ रहा है और हम लगातार अग्रवाल साहब के पास जाते हैं, इस पर जवाब लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोच रहे हैं आखिरी दौर में शायद इसका जवाब मिल जाए। जयपुर में 60 पॉजिटिव केस है, तो पूरे प्रदेश में 230 पॉजिटिव केस अभी फिलहाल स्वाइन फ्लू को लेकर आ रहे हैं। और आज जो अपडेट आया था उसमें गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री सूबे के, उनमें भी स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। ब्रेक के बाद आखिरी दौर में लौटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आप अपने स्तर पर कैसे बच सकते हैं, अगर कोई सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो क्या है और फिर कहां आपको जाना चाहिए। ब्रेक के बाद। ये सरकारी पर्याप्त नहीं है और इसको बढ़ाने, उसको मिटाने के लिए सरकार को बड़े बड़े फ्लैक्स वगैरह या नई टीमें मैनेजमेंट के लोगों को छोड़ना चाहिए, हॉस्पिटलों में ये सूचना दी जाए। इसको समय से पहले चेतना चाहिए था। जिस समय एक मरीज राजस्थान में आया उसी तुरंत ही ये इमरजेंसी मेडिकल घोषित कर देती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। हॉस्पिटल वगैरह हैं उनमें अपने विज्ञापन के तौर पर पोस्टर वगैरह जो भी है वो लगाने चाहिए कि स्वाइन फ्लू के ये लक्षण होते हैं, इस तरह से ये किस तरह बचाव किया जाता है। बिग फाइट में आज हमारा सवाल था, क्या स्वाइन फ्लू से निपटने की सरकारी जो प्रयास हैं वो पर्याप्त हैं? इस पर आपकी राय मिली और इस राय के मुताबिक 78% लोग मानते हैं कि इंतजाम बेहतर होने चाहिए, जो इंतजाम है वो ठीक नहीं है। तो एक बड़ी राय अब हमारे सामने आ चुकी है। उसके बाद मयंक जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, आपका रुख करेंगे। आपको क्या लगता है गाँवों में किस बात की दरकार है जिस पर काम नहीं हो रहा और होना चाहिए? गांव वालों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सर हमें इस बीमारी के बारे में नहीं पता, इसकी रोकथाम कैसे करनी है, हमें कैसे बचना है इस बीमारी से। चलिए एक बार के लिए हमें कहीं से पता चल जाए ये बीमारी के ये लक्षण है, ऐसी बीमारी है, बट इसकी रोकथाम कैसे करनी है यही उनको नहीं पता आज तक। ये एक बड़ी राय है। चलिए प्रियेश आपके पास आते हैं। प्रियेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि जो पहले हुआ अब नहीं हो रहा और क्या ऐसा बेहतर हो सकता है? आप ये वाली बात तो मानते हैं और इस बात से आप किनारा नहीं कर सकते कि गांव के जो मरीज है, एक आम गरीब मरीज है, उसके लिए इलाज मुहैया हो सकता है, लेकिन क्या वह इलाज की कीमत चुकाने में सक्षम है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने जांच अभी भी अगर वो खुद अपने सिम्टम्स बता रहा है, आपने 50% जांच की फीस रख रखी है, तो कुछ दिनों तक वो झोला छाप डॉक्टर या फिर घरेलू इलाज से ही स्वयं को ठीक करने की कोशिश करे और फिर भी अगर वो नहीं कर पाए तो उसके बाद वो जाकर अस्पताल के अंदर दिखाए जी। कहीं ये तो नहीं है कि आपने जांच के लिए फीस रखी है तो वो फीस उसको जांच की तरफ जाने से रोक रही है। और कुछ देखिए, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आप कैसे भी देख लीजिए, कांग्रेस शासन के अंदर जब भी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब थे, पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, राजनीति की बात नहीं कर रहा, ठीक है मान लेते हैं उस समय कम मरीज अस्पतालों के अंदर इस बीमारी के देखे गए थे तो इंतजाम जो थे शायद ज्यादा अच्छे से चाक चौबंद कर लिए जाए। लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है वो ये है कि अब आप सत्ता में हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों से, आप व्यवस्थाओं से किनारा ये कहकर नहीं कर सकते कि तब कम मरीज थे और अब ज्यादा मरीज। अगर मान लीजिए इससे 4 गुना ज्यादा मरीज हो जाते हैं तो क्या हम कहेंगे कि हम हाथ खड़े कर देंगे? चलिए डॉक्टर तो क्या सरकार हाथ खड़ी कर देगी? मुझे ये बता दीजिए, इससे 4 गुना ज्यादा मरीज आपसे जानना चाहते हैं सरकार हाथ खड़ी कर देगी? सरकार के जो इंतजाम है, अभी फिलहाल मौजूद इंतजाम है और जिस तरह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है, उसके बाद आपको क्या लगता है और किन बातों की जरूरत है जो इस मंच के माध्यम से आप सरकार से मांगना चाहेंगे? राज्य सरकार स्तर पर और जो चिकित्सक वर्ग है जो कि पीएससीज पर हैं, सीएससीज पर हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं,
जहाँ तक है जागरूकता अभियान के तहत उनकी जिम्मेदारी वो खुद स्वयं समझते हुए मरीजों को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। इनके साथ में थोड़ी सी आईईसी एक्टिविटी को आम जनता में, कई बार जैसे हमारे कॉलर्स ने ये बात मुख्यतः उठाई है कि साहब गरीब जनता का क्या है, तो जो हमारी छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो चाहे सब सेंटर्स हो, उसके माध्यम से हमारा जो एक नेटवर्क है चिकित्सा विभाग का, उसको थोड़ा सा नीचे के लेवल पर आम जनता तक जानकारी स्वाइन फ्लू के लक्षण से कैसे बचा जाए, उसके लक्षण को कैसे पहचाना जाए, किन स्थिति में मरीज को ग्रामीण स्तर से शहरी क्षेत्र में रेफर किया जाए, अगर इनकी जानकारी निचला हमारा सबॉर्डिनेट स्टाफ्स और बेटर ढंग से समझा पाए तो शायद कहीं ना कहीं ये बीमारी को अपन और अच्छे और बेहतर तरीके से जनता के सहयोग से, चिकित्सा प्रशासन के सहयोग से हम इसको जल्दी नियंत्रण में और पुख्ता तरीके से ला सकते हैं। जहाँ तक बड़े अस्पतालों का सवाल है, मेडिकल कॉलेज लेवल की व्यवस्था की बात है, वहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में आता है तो आने के बाद में जो डॉक्टर्स की, फैकल्टीज़ की, प्रोफेसर लेवल्स की जो एक जिनको हम विशेषज्ञ मानते हैं, उनके हाथों में भी कई बार कई चीज़ें करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। अब पेशेंट बाइलेटरल निमोनिया है, उसको सांस की तकलीफ हो रही है, ARDS की कंडीशन में आ रहा है, वायरल निमोनिया है जहाँ पर कि एंटीबायोटिक का कोई रोल ही नहीं होता। इनिशियल स्टेज में जो अपनी टेमीफ्लू टैबलेट है वो भी एक स्टेज पर आके काम करना बंद कर देती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो चिकित्सक इलाज कर रहा है मेडिकल कॉलेज लेवल पर, उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो निश्चित तौर पर और ये भी देखा गया है कि जो पेशेंट एक बार वेंटिलेटर पर आ जाते हैं 90% उनकी मोर्टेलिटी होती है। तो इसका कारण यही है कि टर्सरी स्टेज में जब हॉस्पिटल के अंदर क्रिटिकल केस आता है तो डॉक्टर्स चाहे वो कितना ही अच्छा विशेषज्ञ हो, वो उसके लिए करने के लिए नाम मात्र के प्रयास रहते हैं। ऐसे हालात में अब डॉक्टर अग्रवाल आपसे जानना चाहेंगे, सरकार के प्रतिनिधि भी एक तरह से हमारे बीच में आप हैं और इंडियन मेडिकल काउंसिल से भी आप जुड़े हैं, क्या होना चाहिए और जो बात आ चुकी है उस पर क्या अमल होगा? मेरा केवल आप सब लोगों से और यही निवेदन है कि हम इसकी आईईसी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता के बारे में बताएं, जिससे कि यह फैले नहीं। क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, जिसके कारण कि यह जो बीमारी है वो बीमारी आपस के अंदर फैल नहीं पाए। वही इसका जो जनता के सुझाव थे, जो तमाम विशेषज्ञों के सुझाव थे, आप सरकार तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, सरकार को मालूम है और सरकार से बातचीत भी पूरी की पूरी चल रही है लगातार। और इसके बारे में हम पूरे के पूरे जो गैर सरकारी संगठन हैं उनसे भी पूरी की पूरी की इसकी जानकारी वो अपने अपने स्तर के ऊपर आम जनता को, आखिरी व्यक्ति तक इसकी जानकारी करें, जिससे कि वह इस बीमारी के होने पर क्या करें और क्या नहीं करें, जिससे कि वो टर्शरी लेवल तक, वो टर्शरी लेवल जो ट्रीटमेंट की जगह है वहाँ तक वो नहीं पहुंच पाए। उससे पहले ही मेरा कहने का सीधा सा सवाल था कि सिविल लाइंस से बाहर निकल के जांच का दायरा, स्क्रीनिंग की बात, तमाम चीज़ें हो पाएंगी? मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि सिविल लाइंस की तो अभी बातचीत आज आई है। उससे पहले भी जब भी कोई भी मरीज कहीं के ऊपर भी हुआ है तो उस एरिया का सर्वे भी हुआ है, स्क्रीनिंग भी हुई है, उसके लोग बागों को जो डायरेक्ट इन्वॉल्व थे उनको दवा भी दी गई है। ये चीज़ तो कंटिन्यूअस शुरू से चल रही है। चलिए, हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जागरूक होंगे तो बचाव आपके पास होगा, और फिर भी कहीं तकलीफ है तो बेहतर है कि तुरंत अस्पताल पहुंच जाए। यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला दिन आपके लिए आज से बेहतर साबित हो। तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे।